आइए जानते हैं इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। ठीक है, इनइक्वालिटी मीन्स क्या होता है? असमानता। असमानता किसी भी बेसिस पर हो सकता है, वो जेंडर के बेसिस पर हो या रेस के बेसिस पर हो या वेल्थ के बेसिस पर हो। ठीक है, तो वो किसी भी बेसिस पर इनइक्वालिटी हो सकता है। एंड डिस्क्रिमिनेशन आप जानते ही हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रीजुडाइज, ठीक है, या स्टेरियोटाइप। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी के बारे में, असमानता। ठीक, असमानता क्या होती है? जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेल्थ का, ठीक है, तो उससे क्या होता है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती है। ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती है, मतलब इकोनॉमिक असमानता आती है सोसाइटी में जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है तब। फिर इनइक्वालिटी का जो बेसिस है, आधार है, वो किसी बेसिस पर हो सकता है, जैसे मेन एंड वुमेन को इक्वल नहीं माना जाता। ठीक है, उनका सोशल स्टेटस जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये भी एक आधार है इनइक्वालिटी का कि द सोशल स्टेटस ऑफ मेन एंड वुमेन। सेकेंड इज और क्या अनइक्वालिटी हो सकती है हमारे सोसाइटी में? तो हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी हो सकती है जेंडर के बेसिस पे। ठीक है, जेंडर के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि हम लड़कियों को हमेशा कम आंकते हैं लड़कों से। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो ये जो इनइक्वालिटी होती है, इसी इनइक्वालिटी की वजह से ही हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है, जो कि हमारे सोसाइटी की ग्रोथ को हार्म करता है। ठीक है, तो हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का एक और बेसिस है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब अगर हम देखें सोशल इनजस्टिस में भी इनइक्वालिटी होती है, जैसे आपका आ गया फीमेल फोइटिसाइड्स एंड इन्फेंटिसाइड्स को किल किया जाता है। ठीक है, भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं, या काफ़ी लोग तो मतलब लड़कियों के जन्म होने से पहले ही अल्ट्रासाउंड मशीन की हेल्प से पता कर लेते हैं कि लड़की है या लड़का, और अगर वो लड़की है तो उन्हें मदर वॉर्म्स में ही किल कर दिया जाता है, तो इसे फीमेल फोइटिसाइड्स कहते हैं। ओके, इन्फेंटिसाइड्स क्या होता है? जब वो मतलब बच्ची जन्म लेती है और तब जाके पेरेंट को पता चलता है कि जन्म लेने वाला बच्चा गर्ल है, लड़की है, तो वो उसे मार देते हैं, तो इसे इन्फेंटिसाइड्स कहते हैं। ठीक, तो इसके लिए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने 2001 में एक ऑर्डर दिया था, जो ऑर्डर 5 मल्टीनेशनल कंपनीज़ को दिया गया था, ये पता लगाने के लिए कि मतलब उन्हें ये ऑर्डर दिया गया था 5 मल्टीनेशनल कंपनी को कि वो जितने भी उन्होंने आज तक अल्ट्रासाउंड मशीन, मतलब आज तक मतलब पिछले 5 सालों में, ठीक है, पिछले 5 सालों में जितने भी अल्ट्रासाउंड मशीन जिस भी पर्सन क्लिनिक को भेजे हैं, सोल्ड किया है, मतलब बेचा है, उन सबके नाम और एड्रेस वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट को दे, ताकि इससे हमें ये पता चल सके कि कोई इलीगल तरीके से अल्ट्रासाउंड मशीन का यूज़ करके पता तो नहीं कर रहा है कि हाँ मतलब जन्म लेने वाला बच्चा बॉय है या गर्ल है, और गर्ल है तो कहीं उसे मार तो नहीं दे रहा। तो ये एक मतलब कह लीजिए कोशिश थी जिसको मतलब सुप्रीम कोर्ट ने की कि इससे भ्रूण हत्या को रोका जा सके, बट ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कह लीजिए बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ ये। ठीक है, क्योंकि बाद में रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई और सब कुछ मतलब 5 मल्टीनेशनल कंपनीज जो थी उन्होंने ये सारे नाम और सारे डॉक्यूमेंट दिए जो कि लीगल थे, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पाया। लेकिन आज भी ये सारी चीज़ें हमारे गांव में, यहाँ तक कि अर्बन एजुकेटेड फैमिलीज़ में भी होती हैं। ठीक है, तो ये था इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी अगर असमानता होगी तो जाहिर सी बात है लोगों के बीच में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होगा कि अरे ये तो गरीब है, अरे दूर रहो, या इससे मत बात करो, ये गरीब है, इसे तो ना बोलने का ढंग आ रहा है, ना ये पढ़ा लिखा है क्योंकि इसके पास तो पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो ये एजुकेट भी नहीं हो सकता, अगर ये बीमार है तो ये दवा भी नहीं करवा सकता, ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, क्योंकि हेल्थ मतलब इसे इतने पैसे चाहिए जो कि उसके पास नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी में क्या होती है, इसको इफ़ेक्ट डालती हैं, जो हमारी सोसाइटी की ग्रोथ को रोकती हैं। ओके, सो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, लेट्स सी। इनइक्वालिटी मीन्स अनइक्वल, पहले ही बताया, असमानता।
ठीक। इट टेक ऑन वेरियस फॉर्म, ये काफ़ी सारे फॉर्म्स पर होता है, जैसे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल स्टेटस ऑफ मेन एंड वुमेन का अनइक्वल की मतलब ये काम तो सिर्फ मेन कर सकते हैं, ये काम वुमेन नहीं कर सकती है, तो ये अनइक्वल स्टेटस हो गया। ठीक है, कोई अगर जॉब है तो वो सिर्फ मेन के लिए बना है, वुमेन नहीं कर सकती हैं, तो ये अनइक्वल स्टेटस है उनका। फीमेल फोइटिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड्स, द डिमांड फॉर डॉरी आर एग्जाम्पल ऑफ सोशल इनजस्टिस। ओके, फीमेल फोइटिसाइड्स एंड इन्फेंटिसाइड्स, द डिमांड फॉर डॉरी आर एग्जाम्पल ऑफ सोशल इनजस्टिस। सोशल इनजस्टिस का क्या है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि इनजस्टिस क्यों, क्योंकि यहाँ भी इनइक्वालिटी मिल रही है, असमानता ही मिल रही है ना, जस्टिस के मामले में भी उन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक, तो ये भी इनजस्टिस है। ड्यू टू द रीज़न ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, क्यों उन्हें इनजस्टिस मिल रहा है, इनइक्वालिटी के रीज़न से जो कि हमारे सोसाइटी में है। ओके, तो ये था इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो आइए जानते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम सबसे पहले ये मतलब एंशिएंट इंडिया से ही चलता आ रहा है। ठीक है, क्या चलता आ रहा है कि हिंदूज सोसाइटी में 4 कास्ट सिस्टम डिवाइड किया गया था। ठीक है, 4 टाइप ऑफ कास्ट सिस्टम है यहाँ पे, जो आज भी रूरल एरियाज़ में चलते हैं। ठीक है, रूरल एरियाज़ में आज भी इसको फॉलो किया जाता है। तो जो 4 कास्ट सिस्टम थे वो कौन कौन से थे? फर्स्ट इज़ ब्राह्मण, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता था, वो था ब्राह्मण। ठीक है, इस कास्ट में ज़्यादातर प्रीएस्टली मतलब पंडित वगैरह और जो ऐसे लर्न पीपल होते थे जिन्हें ज्ञान होता था, ठीक है, सारी चीज़ों का ज्ञान हो, लर्न पीपल हो, वो इस कास्ट में आते थे। सेकेंड इज़ क्षत्रिय, क्षत्रिय में वॉरियर आते थे, नहीं तो रूलर्स आते थे, रूलर्स जो रूल करते थे और वॉरियर्स जो युद्ध वगैरह लड़ते थे। ठीक है, थर्ड इज़ वैश्य, वैश्य में फार्मर एंड मर्चेंट, मर्चेंट मीन्स व्यापारी और फार्मर मीन्स किसान, किसान छोटे नहीं, वो भी बड़े किसान जिनकी अपनी ज़मीनें होती थी, उस पर वो खेती करते थे। ठीक है, तो वैश्य में वो आते थे। अब जो फोर्थ था वो था शूद्र, शूद्र में पीजेंट्स आते थे एंड लेबरर्स आते थे। लेबरर्स मतलब मजदूर एंड पीजेंट मतलब वो किसान जो दूसरों की खेतों पे काम करते थे। ठीक है, तो बात यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट 3 क्लासेस थे, ठीक है, सॉरी फर्स्ट 3 कास्ट जो थे उन्हें अपर कास्ट कंसीडर्ड किया जाता था। ठीक है, उन्हें अपर कास्ट कंसीडर्ड किया जाता था एंड जो फोर्थ कास्ट था शूद्र, ठीक, उसे क्या कंसीडर किया जाता था? लो कास्ट। लो कास्ट मतलब नीची जाति के लोग। ठीक है, उनके साथ मतलब ये इस टाइम पे इतना ज़्यादा ये मतलब चल रहा था कि उस टाइम पे लोग लो कास्ट के पीपल के साथ क्या करते थे, बैठ के एक रूम में खाना तक भी नहीं खाते थे, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि अगर वो सेम रूम में बैठ के खाना भी खा लेंगे तो उनका खाना गंदा हो जाएगा। ठीक है, वो उन्हें छूते तक भी नहीं थे, इसलिए उन्हें अनटचेबल्स कहा गया। ठीक है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अगर वो लो कास्ट के लोगों को टच भी कर दे तो वो पॉल्यूट हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। इसीलिए जो लो कास्ट के पीपल थे उन्हें कोई भी पब्लिक मतलब व्हीकल्स यूज़ करने का अलाउ नहीं था। ठीक है, ना तो उन्हें कोई पब्लिक व्हीकल यूज़ करने दिया जाता था, ना ही उन्हें टेंपल में जाने दिया जाता था, मंदिर तक में भी नहीं जाने दिया जाता था, वो पब्लिक वेल से पानी भी नहीं पी सकते थे। ये सब काफ़ी सारी चीज़ें पहले के टाइम में होती थी और अभी भी जो रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें ये सारी चीज़ें अभी भी फॉलो की जाती है। ठीक है, तो ये था इंडिया का कास्ट सिस्टम जिसके बारे में हमने जाना। ठीक है, जो लो कास्ट होते हैं वो अनटचेबल्स होते हैं और हायर कास्ट वाले जो अपर कास्ट वाले हैं वो उन्हें डोमिनेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स थे जो सिर्फ उस कास्ट के लोगों को ही फॉलो कर सकते थे वो लोग, जैसे कि क्षत्रिय कास्ट का रूल था कि वो उसे युद्ध लड़ना है या तो रूलर बनना है। ठीक है, या तो सेना में आर्मी में चला जाए, युद्ध करे, वॉरियर बन जाए, और या तो रूल करे। ठीक, ब्राह्मण में वेद वगैरह पढ़ने के लिए अलाउ था। ठीक, वैश्य में
वो क्या करते थे, वो व्यापारी थे बड़े बड़े, ठीक है, उन्हें व्यापार करने का अलाउ था। बट जो शूद्र थे उनका ये सिर्फ ये मानना था कि वो ऊपर के जो 3 कास्ट हैं, अपर 3 कास्ट है, उनको सर्व करने के लिए पैदा हुए हैं, उनके अलावा वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसका काम बस यही है कि वो अपर कास्ट को सर्व करे, और उसके अलावा उन्हें बहुत ही मीनियल टास्क दिया जाता था करने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता था लोअर कास्ट अपर कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। सो मैंने ये 4th जो कास्ट सिस्टम है, हमारा कास्ट सिस्टम, उसके जो 4 टाइप्स हैं उनको लिख रखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण में प्रिएस्टली यानी पंडित और लर्न पीपल यानी ज्ञानी वगैरह जो सब जानते हैं। क्षत्रिय में वॉरियर एंड द रूलर्स, रूल करने वाला और योद्धा जो युद्ध लड़ता है। वैश्य में फार्मर एंड मर्चेंट यानी कि किसान और व्यापार, ठीक है। शूद्र में पीजेंट्स एंड लेबरर, मजदूर वगैरह इसमें आते थे। ओके, तो ये था कास्ट। तो आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और उनके स्ट्रगल के बारे में, जो कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थी, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थी, ठीक है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो फादर कहलाते हैं, ठीक है। उनका जन्म जो है वो महाराष्ट्र के एक महर कम्युनिटी में हुआ था, महाराष्ट्र के एक महर कम्युनिटी में हुआ था, और ये लो कास्ट के थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जब इन्होंने बनाया, तो उन्होंने ये चीज़ काफ़ी ध्यान दी कि उनमें सारे लोगों को इक्वालिटी मिले, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे एफ़र्ट्स किए जिसकी वजह से जो लो कास्ट के पीपल थे या जो दलित थे, ठीक है, लो कास्ट के पीपल मीन्स जो दलित थे, उनको सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट कराई जाए, मतलब उन्हें ऊपर लाया जाए और उनके वेलफेयर के लिए सोचा जाए, ठीक है। उनके वेलफेयर के लिए काम इन्होंने किया, इसके लिए काफ़ी इन्होंने संघर्ष भी किया, ओके। जो महात्मा गांधी थे वो दलित के लिए हरिजन शब्द का यूज़ उन्होंने पहली बार किया था, ठीक है। हरिजन मीन्स हरिजन मतलब पीपुल ऑफ गॉड, ठीक है। हरिजन मतलब हरि मतलब गॉड और जन मतलब लोग, तो पीपुल ऑफ गॉड, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने दलित के लिए ये शब्द यूज़ किया था। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये लोग हैं दलित हैं, उनको SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि SC कहा जाता है, ओके। तो फिर ये हरिजन यानी कि दलित होने के बावजूद भी ये क्या करते हैं, ये अपनी हायर स्टडी परस्यू करते हैं, जैसे तैसे अपनी हायर स्टडी भी कंप्लीट करते हैं। ये और इनके बड़े भाई जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बड़े भाई सतारा में स्कूल जाते थे, और वहाँ वो बाहर क्लासरूम के बाहर बैठ के पढ़ते थे, ताकि अंदर पढ़ रहे अपर कास्ट के बच्चों को पॉल्यूट ना हो, ठीक है। ताकि अंदर पढ़ रहे अपर कास्ट के बच्चे पॉल्यूट ना हो, गंदे ना हो, इसलिए ये बाहर पढ़ते थे, ठीक है। और उसके बाद ये स्कूल के कुएं से पानी तक भी नहीं पी सकते थे। क्योंकि वो गंदा हो जाएगा, अब अपर कास्ट वालों को पीना था ना, तो फिर ये पूरे दिन प्यासे रह जाते थे। तो इसके लिए क्या किया, जब ये हायर स्टडीज़ कंप्लीट करके आए, तो हायर स्टडीज़ जब इन्होंने कंप्लीट कर ली, तो इन्होंने जो दलित थे, ठीक है, जो लोग थे दलित लोग थे, उनसे रिक्वेस्ट की, उनको कहा कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है। और वो ट्राई करें कि वो अदर गवर्नमेंट जॉब, डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब कर सकें, ताकि वो इस कास्ट सिस्टम के जो बेड़ियाँ थी उनसे बाहर निकल सकें, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी मतलब चीज़ें की, फिर इन्होंने काफ़ी सारे स्ट्रगल्स किए ताकि ये दलित को टेंपल में एंट्री दिलवा सके, मंदिर में एंट्री दिलवा सके, क्योंकि इनका जाना प्रतिबंध था। तो इन्होंने उसके लिए भी काफ़ी संघर्ष किया।
इन्होंने दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए और उनके वेलफेयर के लिए सोसाइटी में काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी कुछ काम किया। इनका मानना था कि दलित जो है वो इस कास्ट सिस्टम से लड़ सकते हैं और फिर सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जिनमें सारे पर्सन्स के लिए इक्वल रिस्पेक्ट होगी। ठीक है, इसके बाद ये क्या हुए, ये हिंदू से बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये हिंदू से बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए बाद में। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे रिलीजन की खोज में जाना चाहते थे जहाँ पर सारे धर्म को मतलब सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता हो, इक्वल रिस्पेक्ट दी हो जाती हो। तो बाद में ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये था भीमराव अंबेडकर और उनके स्ट्रगल्स के बारे में। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, लेट्स सी। Dr. Bhimrao Ambedkar also believed that Dalit must fight the caste system and work towards a society based on respect for all person। अभी मैंने जैसा बताया कि दलित क्या हैं, कास्ट सिस्टम से लड़ सकते हैं और एक ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जिसमें सारे पर्सन्स, ऑल पर्सन्स के लिए रिस्पेक्ट होगी। ठीक है, Later he converted to Buddhism in his search for a religion has treated all members equally। उसके बाद ये क्या होते हैं, बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि एक ऐसे रिलीजन्स की खोज की जा सके जिसमें सारे मेंबर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो ये था डॉक्टर भीमराव और उनके स्ट्रगल्स के बारे में जो कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थी। और आइए पढ़ते हैं फाइटिंग फॉर इक्वालिटी के बारे में। फाइटिंग फॉर इक्वालिटी मतलब समानता के लिए लड़ना। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, जब फ्रीडम स्ट्रगल्स हो रहे थे तो उस टाइम पे दलित, वुमेन, ट्राइबल्स, फार्मर्स, ये सब सिर्फ फ्रीडम के लिए ही नहीं लड़ रहे थे फॉरेन लोगों से। ठीक है, फॉरेन पीपल से सिर्फ ये फ्रीडम के लिए ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि कहीं ना कहीं ये अपने आप के लिए लड़ रहे थे, अपनी डिग्निटी के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए और इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो उस टाइम पे वुमेन्स क्या चाहती थी कि उन्हें भी मेंस की तरह इक्वल मतलब अपॉर्चुनिटी मिले, कि वो भी पढ़ सकें उनकी तरह और आगे बढ़ सके। तो वो एजुकेट होना चाहती थी जस्ट लाइक मेन। ठीक है, और जो आपके दलित थे वो लड़ रहे थे ताकि उन्हें अपर कास्ट के लोगों की तरह मंदिर में जाने की एंट्री जो है, मंदिर में एंट्री मिल सके। ठीक है, तो ये इनके लिए लड़ रहे थे। और जो फार्मर एंड ट्राइबल्स थे वो लड़ रहे थे ताकि वो मनी लेंडर के कंट्रोल से फ्री हो सके, जो उन्हें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता था। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ फ्रीडम के लिए ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि ये लड़ रहे थे अपनी डिग्निटी के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए, जिससे कि एक सोसाइटी डेवलप करे। और अगर सोसाइटी डेवलप करती, अगर हम इंटरनली मजबूत होते तो कोई बाहर से तो आके हम पर शासन कर ही नहीं सकता था। तो यही उस वक्त के मतलब इन छोटे छोटे स्ट्रगल्स की वजह से ही ये रिज़ल्ट आया कि हमें 200 साल 400 साल की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली। ठीक है, ब्रिटिशर्स से। ये क्यों हो पाया? ये एक दिन का काम तो था नहीं, ये सिर्फ था कि लोग जो छोटे छोटे विरोध कर रहे थे, लोग जो छोटे छोटे एफर्ट्स डाल रहे थे, जो छोटे छोटे स्ट्रगल्स कर रहे थे, उसका ये रिज़ल्ट था कि आज हम फ्री हैं। ठीक है, आज हम किसी की गुलामी नहीं कर रहे, कोई हम पे रूल नहीं कर रहा है आके। ओके, तो ये था फाइटिंग फॉर इक्वालिटी के बारे में। आइए जानते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद उस टाइम के लीडर्स को ये रियलाइज़ तो हो गया कि उन्होंने एक्सटर्नल जो इनेमीज़ थे उनसे तो मतलब उन्हें तो भगा दिया, उनसे तो फ्री हो गए, बट जो इंटरनल इविल्स हैं जैसे कि पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशंस, इन सारी चीज़ों से अभी लड़ना बाकी हैं। तो उन्हें एक ज़रूरत महसूस हुई कि मतलब हम एक ऐसा रूल बनाएं, ठीक है, एक ऐसा सेट ऑफ रूल और लॉ बनाएं जो कि न सिर्फ इंडिया के गवर्नमेंट को गाइड करे बल्कि यहाँ के लोगों को भी गाइड करे। तो इसके लिए उन्होंने एक अलग से ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को ड्राफ्ट किया, और उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उसके चेयरमैन। ठीक है, 1950 में जाके 1947 में ही हालांकि हमें आज़ादी मिल गई, बट 3 साल लगभग लगे हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिलने में। 1950 में हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहला चीज़ है वो है प्रिम्बल। प्रिम्बल क्या है?
ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, जो कि ये कहता है कि हमारा इंडिया जो है वो सेक्युलर, सोवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक स्टेट है, जहाँ पर यहाँ के सारे लोगों को इक्वल लिबर्टी और जस्टिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें इक्वली दी गई हैं, ठीक। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ के लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब हर लोगों को इक्वल दिया गया है वो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि फ्रीडम और राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट्स टू इक्वालिटी, ठीक है। तो इस तरह से करके कई सारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं ताकि कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए, प्रिजुडाइज के बेसिस पे, स्टेरियोटाइप के बेसिस पे, इनइक्वालिटी के बेसिस पे कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करे, उसे हर्ट ना करे, ठीक है। उसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसे कई सारे रूल्स हैं जिससे हमारे इंडिया के सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, ओके। तो ये था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, लेट्स सी, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फ्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एम फॉर एंडिंग इनइक्वालिटी। जब इंडिपेंडेंस के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, बन रहा था, तो फ्रेमर्स जो बनाने वाले थे उनका सिर्फ एक ही एम था कि वो कैसे इस इनइक्वालिटी को, जो असमानता है हमारी सोसाइटी में, उसको ख़त्म करें, ठीक है। तो इस एम को देखकर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। Peoples were allowed to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals and expose themselves freely, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस कॉन्स्टिट्यूशंस में ये राइट दिए गए कि लोग जो हैं वो फ्रीली कहीं भी आ जा सकते हैं, वो अपने रिलीजन्स को फॉलो कर सकते हैं, वो जो भी लैंग्वेज बोलते हैं बोल सकते हैं, वो कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो उन्हें एक्सपोज किया गया कि वो खुद को फ्री कर सकें, ठीक है, फ्रीली एक्सपोज करें खुद को, ठीक। टू गारंटी इक्वालिटी इंडिया बिकम अ सेक्युलर स्टेट, ठीक है। अगर गारंटी दी जाए, ठीक है, कि हमारे इंडिया में इक्वालिटी होगी तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी प्लेस नहीं है, अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, प्रीजुडाइज, स्टेरियोटाइप, इनइक्वालिटी जैसे वर्ड्स आते हैं। तो आज के टाइम में हम लोगों को ये सीखना होगा कि ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब नहीं है तो हमारे सोसाइटी में क्यों है, ठीक है। हमें उनसे अब क्या करनी है, फाइट करनी है, उन्हें हमारे सोसाइटी से हटाना है, ठीक है, ताकि सभी इक्वली रह सके, ठीक, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिल सके, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो ये चीज़ें अब हमें करनी है, जिसमें गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट कर सकती है। सिर्फ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सिर्फ हमारा सपोर्ट कर सकती है। ये चीज़ें करनी हमें और आपको है, ओके। तो ये था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में।